मॉर्निंग। इनकम टैक्स के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया कि इनकम के 5 हेड है। उनमें से मैं फोर्थ हेड आपके सामने लेके आई हूँ, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसके अंतर्गत इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेक्शन 45(1) में दिया गया है। एक्चुअली इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का मीनिंग होता है कि जब कभी किसी भी पूंजी संपत्ति को गत वर्ष में हस्तांतरित कर दिया जाए और हस्तांतरण करने से उस पर किसी प्रकार का लाभ प्राप्त हुआ हो और वह लाभ किसी भी इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत किसी भी तरह से कटौती योग्य नहीं हो या एग्जाम्प्ट नहीं हो, तो वह कैपिटल गेन कहलाएगा। इसमें बुक के अकॉर्डिंग भी एक डेफिनेशन आपको दी हुई है, मैं पढ़ के बता रही हूँ। एनी प्रॉफिट और गेन arising from transfer of capital assets affected in previous year are chargeable to income tax if such gain are not exempted under the income tax act। जो मैंने अभी मीनिंग बताया था वही आपको ये डेफिनेशन बता रही है। डेफिनेशन बता रही है कि किसी प्रकार का लाभ जो कि पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से गत वर्ष में हुआ हो और उस पर किसी प्रकार की एग्जेम्प्ट प्राप्त इनकम टैक्स के अंतर्गत नहीं होती है, तो वह लाभ जो होगा हस्तांतरण से वह कैपिटल गेन कहलाएगा। अब चूंकि कैपिटल गेन की ये डेफिनेशन है, तो उसमें कैपिटल गेन यदि हमें टैक्सेबल बनाना है तो उसके लिए हमें 5 बातें सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। और सेटिस्फाइड करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जो लाभ हुआ है वह कैपिटल एसेट से हुआ हो, देयर मस्ट बी ट्रांसफ़र ऑफ सच कैपिटल एसेट्स, और जो कैपिटल एसेट्स है उसी का ट्रांसफ़र हुआ हो और ट्रांसफ़र गत वर्ष में हुआ हो और गत वर्ष में ट्रांसफ़र होने से उस पर किसी प्रकार का प्रॉफिट हुआ हो और प्रॉफिट में से किसी प्रकार की कटौती नहीं दी गई हो, तो इस प्रकार से जो भी लाभ होगा वह आपका कैपिटल गेन कहलाएगा। ये आपको दिया हुआ है। फिर मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स का मीनिंग होता है कि आवश्यक नहीं कि वह कैपिटल व्यवसाय से संबंधित हो। कैपिटल से ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 214 में दिया हुआ है कि कैपिटल एसेट्स मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विथ हिज बिजनेस और प्रोफेशन। ये कहा गया है सेक्शन 214 के अंतर्गत कि कैपिटल एसेट्स का मीनिंग होता है कि वह करदाता के पास किसी भी रूप में हो, चाहे वह निजी तौर पे हो, चाहे वह व्यावसायिक रूप से हो, चाहे वह चल हो चाहे अचल हो, लेकिन वह कैपिटल एसेट्स का होना आवश्यक है। लेकिन कैपिटल एसेट्स में कुछ बिंदु हैं जो हम शामिल नहीं करते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है स्टॉक एंड ट्रेड। स्टॉक एंड ट्रेड का मीनिंग होता है कि किसी व्यवसाय में कंज्यूमेबल स्टोर पड़ा है, रॉ मटेरियल पड़ा है, तो इसको बेचने से जो लाभ होता है वह इनकम फ्रॉम बिजनेस में चला जाता है, वह इनकम फ्रॉम गेन नहीं कहलाएगा। फिर पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट माना ये दिया हुआ है कि कुछ मूवेबल एसेट जो कि घर परिवार के लिए होनी आवश्यक है, जैसे टीवी, फ्रिज, व्हीकल्स, क्लॉथ, फर्नीचर, इस प्रकार के जो एसेट्स होती है वह कैपिटल एसेट्स में नहीं जोड़ी जाती है। लेकिन हाँ, यदि आपकी ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट है, तो वह कैपिटल एसेट्स मानी जाएगी। इसी प्रकार से यदि पहने कपड़े हैं और उसमें ऑर्नामेंट्स लगे, किसी प्रकार का गोल्ड या सिल्वर या कुछ लगा हुआ है, तो वह भी आपके कैपिटल एसेट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। फिर दे रहा है रूरल एग्रीकल्चर लैंड। यदि आपके गांव के अंतर्गत किसी प्रकार की कृषि भूमि है तो वह भी कैपिटल एसेट्स नहीं है, क्योंकि कैपिटल एसेट्स के बेचने खरीदने से कई प्रकार की परेशानी होती है। उसे बचाने के लिए इसको कैपिटल एसेट से मुक्त किया गया है। लेकिन यदि आपके कस्बे के अंतर्गत या शहर में के अंतर्गत किसी प्रकार की कृषि भूमि है तो वह कैपिटल एसेट्स मानी जाएगी। उसके संबंध में आपको दिया रहा है कि यदि नगर पालिका के क्षेत्र के पास में यदि 10,000 या उससे अधिक आबादी वाला कोई क्षेत्र है, वहाँ किसी प्रकार की कृषि भूमि है, तो वह कैपिटल एसेट्स में शामिल की जाएगी और उससे होने वाले हस्तांतरण से होने वाले लाभ को कैपिटल गेन माना जाएगा। इसी प्रकार से यदि नगर पालिका की सीमा से 2 किलोमीटर के अंदर कोई भूमि है और वहाँ की जनसंख्या 10,000 से अधिक है, किंतु 1 लाख से
कम है तो भी वहाँ के क्षेत्र की कृषि भूमि का हस्तांतरण कर योग्य माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि यदि नगर पालिका की सीमा से 6 किलोमीटर के अंदर कोई कृषि भूमि है और वहाँ की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है किंतु 10 लाख से कम है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ की कृषि भूमि को कैपिटल एसेट माना जाएगा और हस्तांतरण से होने वाले लाभ को कैपिटल माना जाएगा। इसी प्रकार से लास्ट में दिया हुआ है कि यदि नगर पालिका की सीमा से 8 किलोमीटर के अंदर और वहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ की कृषि भूमि को कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कुछ ऐसे बॉन्ड्स हैं जो कि कैपिटल गेन के अंतर्गत शामिल नहीं किए जाते हैं या कैपिटल एसेट्स के अंतर्गत शामिल नहीं किए जाते। चूँकि कैपिटल एसेट्स में शामिल नहीं किए जाते हैं तो उनके हस्तांतरण से होने वाला लाभ को भी शामिल नहीं किया जाता है। और उसका कारण ये है कि हमारे पास जो ये बॉन्ड दिए हुए हैं वो सारे के सारे रिडीमेबल हो चुके हैं या उनका रिडेम्पशन हो चुका है। मैं आपको नाम पढ़ के सुना रही हूँ। 6.5% गोल्ड बॉन्ड 1977, सेकंड दिया हुआ है 7% गोल्ड बॉन्ड 1980, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980, स्पेशल बियरर बॉन्ड 1991, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड 1991, सर्टिफिकेट इशू अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015। तो ये जितने भी आपके गोल्ड बॉन्ड हैं वो सारे के सारे आपके कैपिटल एसेट्स नहीं माने गए हैं। केवल नहीं माने गए हैं। अब आपके सामने आता है कि कौन सी एसेट्स हैं जिनको कि हम कैपिटल एसेट्स मान सकते हैं। तो आपके सामने नाम दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको दे रहा है बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, मशीन, गोल्ड, ज्वेलरी, प्रीशियस स्टोन, ऑल सिक्योरिटी सच लाइक शेयर, डिबेंचर एंड बॉन्ड, इंटेंजिबल एसेट्स, फिर आर्कियोलॉजी, कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, इस तरह से जितने भी ये सारी चीज़ें हैं वो की सारी आपके एसेट्स मानी गई है। लेकिन अगर व्यापार के अंतर्गत गुडविल है तो वह कैपिटल एसेट्स मानी गई है। एक बात ध्यान रखना, यदि पेशे के अंतर्गत गुडविल दी गई है तो ऐसी स्थिति में वह कैपिटल एसेट्स नहीं मानी जाएगी। अब नेक्स्ट हेडिंग आता है कि ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट्स, मतलब आपकी कैपिटल गेन तभी होगा जब कभी आपकी कैपिटल का ट्रांसफ़र हो। तो कैपिटल का ट्रांसफ़र करने के लिए आपको या तो उसको बेचना पड़ेगा या उसका अपने अधिकार को समाप्त करना पड़ेगा या हमारे जो एसेट्स है उसको स्टॉक में परिवर्तित करना पड़ेगा या साझेदारी फर्म है तो संपत्तियों का वितरण करना पड़ेगा। और इसी प्रकार से यदि किसी प्रकार की सहकारी समिति है, कंपनी है, व्यक्तियों का समुदाय है तो सदस्य प्राप्त करने के लिए किसी संपत्ति का हस्तांतरण करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिससे हम कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफ़र मानेंगे। अब आप आइए, नेक्स्ट आपके सामने हेडिंग दिया हुआ है कि कैपिटल गेन का हस्तांतरण लास्ट ईयर होना चाहिए, गत वर्ष में होना चाहिए। ये आपको दे रहा है एसेट्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड इन प्रीवियस ईयर। तो कैपिटल गेन हम गत वर्ष में तभी मानेंगे जबकि हमारी कैपिटल एसेट्स का जो ट्रांसफ़र हुआ है वह गत वर्ष में हुआ होना आवश्यक है। लेकिन कुछ बातों में अपवाद दिया गया है और अपवाद के संबंध में ये कहा गया है कि गत वर्ष में कब हम उससे कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफ़र मानेंगे। तो पहला पॉइंट आपके सामने है कि डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी इंश्योर्ड कैपिटल एसेट्स, ये सेक्शन 45 में कहा गया है, 45(1)(a) में, कि कभी कभी हमारी कोई संपत्ति डिस्ट्रॉयड हो जाती है या ख़राब हो जाती है और उसका हमने बीमा कराया हुआ है। तो ख़राब तो किसी वर्ष में हुई है लेकिन उसकी जो कंपनसेटरी अमाउंट जो प्राप्त होता है वह यदि गत वर्ष में प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में उसे गत वर्ष का ट्रांसफ़र हुआ माना जाएगा। अर्थात जैसे मैं आपको बताऊं कि 2017 में यदि कोई बिल्डिंग डिस्ट्रॉयड हो गई और उसका इंश्योर किया होता है और हमें उसके संबंध में कंपनसेटरी अमाउंट जो मिला है वह जून 2019 में मिला है तो वह हमारे लिए गत वर्ष के अंतर्गत टैक्सेबल माना जाएगा। इसी प्रकार से यदि
किसी कारण से हमारी कोई एसेट्स है वह गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली है, सेकंड पॉइंट दिया हुआ है कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट, हमारे एक्वायर कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में जिस वर्ष एक्वायर किया गया है उस वर्ष हस्तांतरण नहीं मानेंगे, बल्कि एक्वायर करने के बदले में हमें जो क्षतिपूर्ति की राशि जिस गत वर्ष में मिलेगी उसी गत वर्ष में ट्रांसफ़र माना जाएगा। इसी प्रकार से आपको यदि कह रहा है कि यदि कोई बिजनेसमैन है और उसने अपनी एसेट्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया है, तो वह एसेट्स यदि स्टॉक में कन्वर्ट करता है तो उससे हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे, उस वर्ष में ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। और जब वह स्टॉक बिकेगा तो उस वर्ष के अंतर्गत उसका हस्तांतरण माना जाएगा और उससे संबंधित होने वाले लाभ को कैपिटल गेन माना जाएगा। इसी प्रकार से लास्ट दे रहा है कि बिल्डिंग कैपिटल गेन फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग प्रोजेक्ट, ये दिया हुआ है कि एक्चुअल में क्या होता है कि हम कभी कभी मकान बनवाते हैं तो उससे संबंधित ज़मीन हम बहुत पहले ख़रीद लेते हैं और मकान हम बाद में बनवाते हैं, तो दोनों के हिसाब से उसकी कॉस्ट और ट्रांसफ़र वैल्यू अलग हो सकती है ज़मीन की, और इसी प्रकार से जो बिल्डिंग बन चुकी है उसकी कॉस्ट और ट्रांसफ़र वैल्यू अलग हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में यदि किसी समझौते के अंतर्गत यदि किसी विशिष्ट समझौते के अंतर्गत किसी ऐसे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जाता है तो वह उस भूमि और भवन के संबंध में परियोजना के अंतर्गत उसका मुद्रांक शुल्क हेतु जो मूल्य होगा उसी के आधार पर प्रतिफल माना जाएगा और उसका कैपिटल गेन की गणना की जाएगी। अब आपके सामने आता है कि टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट्स कितने प्रकार की होती है? कैपिटल एसेट्स एक्चुअली दो प्रकार की होती हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को समझने से पहले हम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स को समझ लेते हैं, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स में नहीं आती हैं वह हमारे क्या हो जाएगी, कैपिटल लॉन्ग टर्म एसेट्स में आ जाएगी। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स में सबसे पहले आपके आती है डेप्रिसिएबल एसेट। डेप्रिसिएबल एसेट्स का ये दिया हुआ है कि सेक्शन 32 के अंतर्गत ऐसी संपत्तियां जो कि लंबे समय से डेप्रिसिएट होती आ रही हैं और उनका अगर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उससे कैपिटल गेन होता है तो वह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएगी। उस ऐसी स्थिति में हम समय अवधि का ध्यान नहीं रखते, अर्थात उसको लॉन्ग टर्म न मान के हमेशा हमको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में शामिल करना है। और यदि आपके शॉर्ट टर्म नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स हैं तो उसमें कुछ बिंदु अलग अलग टाइप के हैं, वह मैं आपको समझा रही हूँ। कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं कि जो 12 माह की अवधि से कम की अवधि के होते हैं, तो वो सारे के सारे आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स में आ जाएंगे। और इसी प्रकार से कुछ अनलिस्टेड शेयर जो होते हैं, अनलिस्टेड शेयर हैं या शेयर हैं, चाहे वह प्रेफरेंशियल है चाहे इक्विटी है, तो ऐसी स्थिति में अगर वह 24 मंथ से बिलो के हैं, हमने ले रखे हैं और उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, अर्थात हमने लेने के बाद में 24 महीने से पहले पहले उसका ट्रांसफ़र कर दिया है, तो वह भी आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स में माना जाएगा। इसी प्रकार से यदि कोई ऐसी लैंड एंड बिल्डिंग है जो कि हमने 24 महीने के अंदर खरीदने के बाद में या निर्माण के बाद में 24 महीने के अंदर अंदर उसका ट्रांसफ़र कर दिया, तो वह भी आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स में आएगी। और इसी प्रकार से यदि हमने लिस्टेड और अनलिस्टेड यूनिट्स ऑफ डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड अगर हमने 36 मंथ के अंदर अंदर अर्थात 3 साल के अंदर अंदर ट्रांसफ़र कर दे तो वह भी कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स में शामिल किए जाएंगे। तो ये सारे के सारे बिंदु आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स से थे। अब इनके अतिरिक्त जो संपत्तियां होती है वो सारी की सारी कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स मानी जाती हैं। थैंक यू।